सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर। समझने का प्रयास करेंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा है क्या। इस टॉपिक को कवर करने के लिए हम सबसे पहले ये समझेंगे कि आज़ादी के समय हमारी जो चुनाव प्रक्रिया थी वह किस रूप में आगे बढ़ी। फिर हम समझेंगे कि इस चुनाव प्रक्रिया में 1967 के बाद कौन कौन से बदलाव आए और किन कारणों से बदलाव आए। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव का जो मुद्दा है, इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, समय काल क्या है, अर्थात कब कब किसके द्वारा इस मुद्दे को किस रूप में उठाया गया। फिर ये समझेंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे के पक्ष में कौन से तर्क दिए जाते हैं, विपक्ष में कौन से तर्क दिए जाते हैं और आगे की क्या राह बताई जाती है। ये जो टॉपिक है आपके पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण। आइए हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं ताकि आप टॉपिक की महत्ता को समझ सकें। स्वतंत्रता आंदोलन में सभी वर्ग, समाज और क्षेत्र के लोग एक ही सपना लेकर ब्रिटिश हुकूमत से लड़ रहे थे, और उस सपना क्या था कि हमें क्या करना है, लोकतंत्र लाना है। लोकतंत्र लाने का मतलब क्या है कि हम डिसाइड करेंगे कि हम किसके द्वारा शासित होना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे ऊपर कौन शासन करेगा या कौन डिसाइड करेगा, हम भारत के लोग करेंगे। और इस चीज को ही क्या किया गया, आगे संविधान के माध्यम से मूर्त रूप दिया गया। इसी के कारण अगर आप देखेंगे तो आपको संविधान की जो प्रारंभिक लाइन है, जिसको हम प्रस्तावना के रूप में देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और इस रूप में जो आपकी प्रस्तावना है वह आगे बढ़ती है। इसका मतलब क्या है कि हम भारत के लोग, सभी शक्तियों के केंद्र कौन है, हम और आप हैं। हमारे यहाँ जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, जो हमारे यहाँ विधानसभा के चुनाव होते हैं, जो स्थानीय स्तर पर चुनाव होते हैं, इन चुनावों के माध्यम से भी तो हम क्या करते हैं, हम भारत के लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे ऊपर शासन कौन करेगा, किस रूप में करेगा और कितने समय तक शासन करेगा। कुल मिलाकर यह जो अधिकार हमको मिले हुए हैं एक नागरिक के रूप में, एक लोकतंत्र की मजबूती के लिए काफी क्या है, महत्वपूर्ण। भारत ने आजादी से लेकर अब तक ये जो लोकतंत्र की भावना है, न सिर्फ इसको मजबूत किया है बल्कि इसे एक उदाहरण के रूप में भी पेश किया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप 1940 का दशक देखिए तो उस समय कई राष्ट्र आजाद होते हैं और अधिकांश राष्ट्र क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को अपनाते जरूर हैं लेकिन उनकी डेमोक्रेसी सफल नहीं हो पाती। चाहे आप दक्षिण एशिया की बात कर लीजिए, गल्फ कंट्री वाले क्षेत्रों में देख लीजिए, आप अफ्रीका महाद्वीप वाले क्षेत्रों में देख लीजिए, अधिकांश राष्ट्र क्या होते हैं कि लोकतंत्र उनका जो है वह सुचारू रूप से नहीं चल पाता। उदाहरण स्वरूप आप पाकिस्तान को भी देख सकते हैं कि वहां का जो लोकतंत्र है वह कितना चल पाया है। कुल मिलाकर हमने न सिर्फ लोकतंत्र को अपनाया बल्कि हमने क्या किया, उसको अपने दिलों और दिमाग में क्या किया, उसको बैठाया और उसके मूल्यों को हम लेकर क्या रहे, प्रतिबद्ध बने रहे। और इसी के कारण जो भारतीय लोकतंत्र है वह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन पाया। हमारे यहाँ की जो लोकतंत्र है उसकी विशेषता एक और है, वह है त्रिस्तरीय। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वह त्रिस्तरीय होती है। हमारे यहाँ केंद्र स्तर पर लोकसभा का चुनाव होता है, राज्य स्तर पर विधानसभा चुनाव होता है और स्थानीय चुनाव होते हैं जिनके माध्यम से नगर पालिका और ग्राम पंचायत सदस्यों को हम चुनते हैं। तो अब ये समझिए कि आखिर जब हम लोकतंत्र के केंद्र में इस चुनाव प्रक्रिया को रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चुनाव प्रक्रिया है यह लोकतंत्र के लिए काफी मजबूत है।
अगर लोकतंत्र को कमजोर करना है तो क्या करना होगा कि ये जो चुनाव प्रक्रिया है, जो इतनी खूबसूरत है, इतनी ट्रांसपेरेंट है, जो कि क्या करती है, हर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखती है, इसको क्या करना होगा, बदल देना। इसी के कारण जब भी चुनाव प्रक्रिया में कोई बदलाव की बात आती है तो हम कहते हैं कि यह ठीक है या नहीं है, और उसको हम जोड़कर देखते हैं लोकतंत्र से। तो कहीं ना कहीं चुनाव, यह जो जो चुनाव की प्रक्रिया है, ये चुनाव की जो संरचना है, यह लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्या है, बहुत मूड है, और उसके केंद्र में यह आती है। दरअसल भारत जिन परिस्थितियों और तरीकों से हम आज़ाद हो रहा था, तो उसमें यह संभावना व्यक्त की जा रही थी कि यहाँ का जो लोकतंत्र है वह चल नहीं पाएगा। कारण यह है कि हमारे यहाँ उस समय जो है कि अशिक्षा का स्तर ज़्यादा था, हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी लिटरेसी है वह काफ़ी कम थी, हमारे यहाँ जो है कि जो चुनाव की जानकारी है वह काफ़ी कम थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने क्या किया, वयस्क मताधिकार अपनाया। वयस्क मताधिकार के तहत हमने क्या किया, हमने एक एज फिक्स की और उससे ऊपर के सभी लोगों को हमने कहा कि आप चुनाव में भागीदारी कर सकते हैं। लेकिन चुनाव में भागीदारी करने का हमने उनको अधिकार तो दे दिया, लेकिन हमने उनको किसी माध्यम से शिक्षित नहीं किया था। इसीलिए पूरी दुनिया यह देखने का प्रयास कर रही थी कि क्या यहाँ का जो लोकतंत्र है वह सफल हो पाएगा। लेकिन लोकतंत्र न सिर्फ सफल हुआ, अपनी परीक्षा में पास हुआ, बल्कि उसने कहा कि यहाँ का जो लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र के केंद्र में जो चुनाव की प्रक्रिया है वह काफी मजबूत है। अगर हम इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें तो आपको पता है कि अमेरिका और यूरोप में जो मताधिकार दिया गया, जिस डेमोक्रेसी की बात, लोकतंत्र की बात अमेरिका और यूरोप के लोग बहुत मजबूती से करते हैं, उन्हीं के यहाँ उसी लोकतंत्र की एक खासियत है, विशेषता यह है कि वहाँ पर जो महिलाओं को जो चुनाव के अधिकार, जो मताधिकार दिए गए, वह लंबे समय बाद दिए गए, कई आंदोलनों के बाद दिए गए। लेकिन हमने क्या किया, हमने आज़ादी के साथ ही सभी को एक ही रूप में जो है कि मताधिकार प्रदान किया। और ऐसे समय में जब हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर मात्र और मात्र लगभग 20%, आप समझ सकते हैं कि इन विषम परिस्थितियों में भी भारत ने कैसे अपने लोकतंत्र को मजबूत किया हुआ। वर्ष 1952 में आजाद भारत में पहली बार चुनाव करवाया गया, और यह जो चुनाव था लगभग 4500 सीटों के लिए होना था, जिसमें से 489 सीटें जो थीं वह केंद्र स्तर के लिए थीं, लोकसभा के लिए थीं, और बाकी जो सीटें थीं वह विधानसभाओं के लिए थी। और इस समय अर्थात 1952 में जो हमारे देश की आज़ादी थी लगभग 36 करोड़ थी, और इसमें से 17 करोड़ लोग क्या थे, बालिग थे। इस तरह से 1952 से लेकर 1957, 1962 और 1967 तक क्या हुआ, लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव थे एक साथ कराए गए, और लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर क्या किया, हिस्सा लिया। वर्ष 1967 के बाद अर्थात 1967 के बाद ऐसी स्थिति आई कि कई राज्यों में कांग्रेस के विकल्प के रूप में जो संयुक्त विधायक दल की सरकारें बनी थीं वह जल्दी जल्दी गिरने लगी। अर्थात जब हमने समझा कि 1952 से लेकर 1967 तक क्या था कि एक साथ चुनाव होते थे और 5 साल तक सरकारें कार्य करते थे, लेकिन हुआ क्या कि 1967 के बाद जो विधानसभा, जो राज्यों की सरकार बनी वह जल्दी जल्दी गिरने लगी। अब जब जल्दी जल्दी सरकारें गिरने लगेंगी तो क्या होगा, फिर से वहां पर चुनाव करवाया जाए। इसके वजह से क्या हुआ कि जो एक कंटिन्यूटी बनी हुई थी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने की, वो क्या हो गई, बदल गई। केंद्र के स्तर पर भी बदलाव आया कि 1971 तक आते आते जो यहाँ पर हमारे यहाँ केंद्र के स्तर पर भी क्या हो गए, मध्यावधि चुनाव होने लगे। आपको याद हो तो वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग कर दिया और मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी। अब मध्यावधि चुनाव का मतलब क्या है कि समय से पहले चुनाव कराया जा रहा। इससे क्या हुआ कि जो 5 साल का पूरा एक साइकिल चलता था वह ब्रेक हो गया। इस ब्रेक होने में लोकसभा के जो चुनाव है मध्यावधि, उनकी भी भूमिका है, और साथ ही साथ राज्यों में जो सरकारें तुरंत बनती थीं और गिर जाती थीं, इनकी भी भूमिका।
कुल मिलाकर जो है 1967 के बाद क्या हुआ कि यह कंटिन्यूस रूप से नहीं चल पाया। वर्ष 1972 में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव का जो सिलसिला है यह संपन्न नहीं हो पाया, और संपन्न नहीं हो पाया तो यहीं से क्या होता है कि लोकसभा की अलग चुनाव कराए जाते हैं और विधानसभा के अलग चुनाव कराए जाते हैं। अब थोड़ा सा भारतीय चुनाव प्रक्रिया को समझिए। भारत एक संघीय देश है। संघीय देश है का मतलब हम जब कहते हैं तो हम क्या कहना चाहते हैं, हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन है, केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर और स्थानीय जो सरकारें हैं उनके स्तर पर। और इसमें क्या होता है, ये जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, इन सभी के लिए क्या करते हैं, हम सरकारों का चयन करते हैं, और ये सरकारों का हम जो चयन करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, चुनाव का सहारा लेते हैं। तो भारत में जो लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई है उसमें क्या किया गया है कि चुनाव कंटिन्यूअस होंगे, साथ ही साथ जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत का पालन किया जाएगा, और 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी नागरिक को मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। तीसरी विशेषता यह है कि हमारे यहाँ जो चुनाव करवाए जाते हैं उसमें भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। कुल मिलाकर अगर चुनाव में कोई परिवर्तन करना है तो यह जो आयोग हैं इनकी भी क्या होना चाहिए, उसमें भागीदारी होना चाहिए। चुनाव में वही लोग वोट डालने के हकदार होते हैं जिनका नाम आपको पता है मतदाता सूची में होता है। अब मतदाता सूची में जिन लोगों का नाम है वही वोट डाल सकते हैं। इसको मतलब क्या है, इसको हमेशा क्या करना होगा, अपडेट करते रहना होगा। वर्तमान समय में प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक ईवीएम और एक वीवीपैट मशीन के साथ जो है कि मतदान करवाया जाता है। जब चुनाव होते हैं तो बड़ी संख्या में हमारे यहाँ क्या होते हैं, मतदान कर्मी और केंद्रीय पुलिस बलों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष हम चुनाव करवा सकें। त्रिस्तरीय चुनाव की चूंकि हमने प्रक्रिया अपनाई है, ऐसे में क्या होता है कि हर समय और लगभग जो है कि कुछ माहों पर देखें तो किसी न किसी हिस्से में क्या हो रहे होते हैं, चुनाव हो रहे होते हैं। जब चुनाव हो रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता क्या हो गई होगी, लागू हो गई होगी। और जब यह चुनाव संहिता लागू होती है तो क्या होते हैं, प्रशासनिक कार्य जो होते हैं ठप हो जाते हैं। आपको पता है उस समय नई घोषणाएं नहीं की जा सकती हैं, तो इसके वजह से कई लोग कहते हैं कि कई तरह की दिक्कत है। तो यह तो हमने अभी ये समझा कि भारतीय चुनाव प्रक्रिया की कुछ विशेषताओं को समझा। इन्हीं के आधार पर अब हमें समझना है एक देश एक चुनाव के मुद्दे को। कुल मिलाकर बैकग्राउंड आपको मैंने बता दिया किस चीज का, कि कैसे चुनाव प्रारंभ हुए, और हमारे यहाँ की जो चुनाव प्रक्रिया है उसको काफी संक्षेप में हमने ब्रीफ करें। अब हम समझते हैं एक देश एक चुनाव का मुद्दा, और जो भी चीजें हमने पीछे बताई हैं सभी चीजें आगे क्या होंगी, यूज होंगे, इसलिए उनको इंटरलिंक करते हुए हम आगे बढ़ें। देश में एक वर्ग ऐसा है जो लंबे समय से यह मांग कर रहा है कि भारत में जो चुनाव लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ करवाए जाएं, जैसा कि 1967 तक होता था। 1967 तक जैसा कि हमने बताया लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हैं वह एक साथ होते आए हैं। स्थानीय स्तर के जो निकाय के चुनाव हैं उनको संवैधानिक रूप देने की प्रक्रिया बाद में अपनाई गई, तो इसको हम छोड़ते हैं। लेकिन अब एक देश एक चुनाव की जो प्रक्रिया, पहले यह कहा जाता था कि इसमें लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय को शामिल, लेकिन वर्तमान समय में जिस पर जोर दिया जाता है वह है लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ करवाने के। और अधिकांश समीक्षकों के या अधिकांश डिबेट में आप देखेंगे तो सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ करवाए जाने को इसमें शामिल किया जाता है। हालांकि इसका जो मूल रूप था उसमें स्थानीय निकायों को भी एक साथ करवाए जाने की बात की गई थी, लेकिन अब इसको उतना महत्व नहीं दिया जा रहा। तो अब जो हम बात करेंगे वह लोकसभा और विधानसभा के संदर्भ में ही करेंगे। तो थोड़ा सा इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। विधि आयोग की 117वीं रिपोर्ट जो वर्ष 1999 में प्रस्तुत की गई थी, उसमें एक पूरा अध्याय लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाने पर केंद्रित है। इस रिपोर्ट में इसका समर्थन भी किया गया है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करवाएं। अर्थात यह जो अगर आप देखेंगे एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाने की बात, यह कोई नई पहल नहीं है, इस पर काफी लंबे समय से बात हो रही।
इस रिपोर्ट में जैसा कि हमने बताया इसका समर्थन किया गया है। चुनाव सुधार पर केंद्रित यह जो विधि आयोग की रिपोर्ट है, यह राजनीतिक कामकाज के संबंध में अब तक की सबसे व्यापक जो है कि रिपोर्ट और दस्तावेज के रूप में इसको शामिल किया जाता है। आज हम ईवीएम में जो नोटा का विकल्प देखते हैं, उसकी भी सिफारिश इसी विधि आयोग की इसी रिपोर्ट के माध्यम से की गई थी। अर्थात 1999 से यह क्या है, प्रस्ताव के रूप में। राजनीतिक रूप से यह मुद्दा उस समय के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा इसको उठाया गया था और उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा कि एक मजबूत केंद्र और शक्तिशाली नेतृत्व देश को प्राप्त हो सकेगा। कुल मिलाकर मजबूत केंद्र या जो है कि एक ऐसे केंद्र के सरकार के रूप में उन्होंने जो है कि अपनी संकल्पना की जो क्या हो सके, थोड़ा सा ज्यादा मजबूत हो और उसके पास व्यापक अधिकार हो। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी वर्ष 2003 में इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, लेकिन तब एनडीए आम चुनाव हार गई और ये मुद्दा फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। वर्ष आता है 2014 का और लोकसभा चुनाव होते हैं और इस चुनाव को जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयुक्त एच.एस. ब्रह्मा को इस विषय पर विचार करने के लिए संदेश भेजकर इस मुद्दे को फिर से क्या किया, जिंदा किया। वर्ष 2015 में एक संसदीय स्थायी समिति ने भी इस मुद्दे पर विचार रखा और यह कहा कि ऐसे विधानसभा जिनके चुनाव 6 महीने के अंदर होने वाले हैं, उनके लिए प्रावधान किया जा सकता है कि इनका चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ ही करवा दिया जाए। इन्होंने क्या कहा, आसान शब्दों कि मान लेते हैं कि अगर किसी विधानसभा का जो है कि समय काल अगर जो है कि पूरा हो गया है, तो अगर 6 माह के अंदर वो हम देखते हैं कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो उसी के साथ हम करवा सकते हैं। अर्थात इन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा लंबा गैप ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव करवा सकते हैं। वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को कई बार उठा चुके हैं। वर्ष 2016 में एक मीडिया इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी जी ने इसका जिक्र किया और कहा कि भारत की जनता परिपक्व है और एक साथ चुनाव करवाने पर भी वह क्या करेगी, लोकसभा विधानसभा मुद्दों के लिए अलग अलग मानकों के आधार पर मतदान करेगी। कारण यह था कि जब 2014-15 में इस पर डिबेट चालू हुई तो लोगों ने कहा कि ऐसा हम कैसे करवा सकते हैं, लोकसभा में तो जो है कि जनता अलग जो है कि अपना माइंडसेट लेकर जाती है, विधानसभा के लिए उसका माइंडसेट अलग होता है, क्षेत्रीय मुद्दों को वह जो है कि ज़्यादा वरीयता देती है। तो उसी पर जो है कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एक साथ भी करवाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जनता क्या है, परिपक्व है और वो डिसाइड कर सकती है किस चीज़ को केंद्र में भेजना है, किस सरकार को, और किस सरकार को हमें जो है कि राज्य के स्तर पर रखना है। पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने 4 अक्टूबर 2017 को घोषणा की थी कि चुनाव आयोग सितंबर 2018 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने के लिए तैयार है। हालांकि बाद में उन्होंने इसे कहा कि इसको तुरंत नहीं करवाया जा सकता, इसके लिए क्या करना होगा, संवैधानिक संशोधन करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कई संवैधानिक प्रावधान हैं जो कि एक साथ चुनाव कराने की तुरंत इजाजत नहीं देंगे। जब तक संवैधानिक संशोधन नहीं हो जाएंगे तब तक ऐसा नहीं हो सकता। अक्टूबर 2018 में विधि आयोग ने देश में एक साथ चुनाव कराए जाने के मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों, क्षेत्रीय पार्टियों और प्रशासनिक अधिकारियों की राय जानने के लिए एक 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसमें कुछ राजनीतिक दलों ने अपनी सहमति जताई, जबकि ज्यादातर ने इसका विरोध किया और उनका यह कहना था कि यह जो विचार है एक साथ चुनाव करवाने का, यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। और वही लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिसका उल्लेख हमने स्टार्टिंग में किया कि जनता करती कैसे, लोकतंत्र को मजबूत कैसे करती चुनाव के माध्यम से, उसी चीज का इन्होंने यहां पर जिक्र किया। समय आगे बढ़ा। 19 जून 2019 को प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें 19 राजनीतिक दलों ने भाग ही नहीं लिया। स्वाभाविक है, भाग नहीं लिया इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वह इस मुद्दे को लेकर जो है कि गंभीर नहीं है या फिर वह इस पर बातचीत नहीं करना चाहते। 19 जून 2019 में ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि नए भारत के विकास को गति देने के लिए हमें क्या करना होगा, एक राष्ट्र एक चुनाव का जो मुद्दा है इस पर जो है कि हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा। और उन्होंने कहा कि यह समय की आवश्यकता है कि एक राष्ट्र एक चुनाव को हम अपनाएं।
अभी क्या हुआ है, हाल ही में जो है कि 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने फिर से इस मुद्दे पर जो है कि बातचीत की है और कहा है कि आने वाले समय में हमें जो है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की जो है कि आवश्यकता है और इसके लिए क्या होनी चाहिए, बातचीत होना चाहिए, इसके लिए लोगों के बीच में जो है कि मैसेज आना चाहिए और इसके लिए हमें क्या कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। प्रश्न समझते हैं आखिर कि एक राष्ट्र एक चुनाव का ये जो पूरा मुद्दा है इसके पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं, फिर देखेंगे विपक्ष में तर्क क्या है। पहला तर्क है कि विकास की प्रक्रिया जो है कि बाधित होती है। होता क्या है कि जब बार बार चुनाव होते हैं, इसका मतलब है कि अभी लोकसभा के चुनाव हो गए, फिर जो है कि राज्यों के विधानसभा के चुनाव होंगे और सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव तो एक साथ होते नहीं है। क्या होता है कि अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि जब बार बार आदर्श आचार संहिता लगती है तो जो सरकारें हैं वो नीतिगत निर्णय नहीं ले पाती और इसके वजह से जो विकास कार्य हैं उन पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपको पता है कि जो आदर्श आचार संहिता है ये इसलिए लाया गया है ताकि सत्ताधारी दल चुनाव में कोई नवीन घोषणा करके मत ना प्राप्त करें, अर्थात लोक लुभावन घोषणाएं करके वह ना ऐसा कर सके। लेकिन सोचिए कि लोकसभा का चुनाव होता है जिसको होने में लगभग 2 से ढाई महीने का समय लग जाता है। उसके बाद फिर जब राज्य विधानसभाओं के चुनाव होते हैं तो एक राज्य में, अगर बड़ा राज्य है जैसे यूपी का अगर हम देख लें, तो वहाँ पर चुनाव 1 से 1.5 महीने तक लग जाते हैं, अर्थात पूरे जो है कि घोषणा से लेकर और जो है कि नई सरकार के गठन होने तक। तो कई बार क्या होता है, लंबा विलंब होता है और इनके कारण क्या होता है कि जो विकास की प्रक्रिया है, जो प्रशासनिक कार्य हैं, वो उसमें क्या होती हैं, अटकलें आती हैं। तो लोगों का कहना है कि जब एक साथ चुनाव होंगे तो क्या होगा, ये आसान होगा कि एक ही साथ चुनाव हो गए, एक ही साथ सब जगह क्या हुआ, आदर्श आचार संहिता लगी और उसके बाद सभी कार्य क्या होंगे, सुचारू रूप से चले। तो पहला तर्क तो ये था। दूसरा तर्क ये है कि चुनाव के दौरान होने वाले जो भारी भरकम खर्च हैं उनके संदर्भ में है, अर्थात उनको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। आपको पता है कि इस समय चुनाव की प्रक्रिया क्या है, काफी महंगी हो गई। तो जो चुनाव आयोग ने जो एक लिमिट रखी है उससे भी ज्यादा आपको पता है खर्च किया जाता है। जब ये इतना ज्यादा खर्च होता है तो उसमें बहुत बड़ा खर्च सरकार का भी होता है। तो समर्थकों का यह कहना है कि इस महंगी चुनाव प्रणाली से देश का जो आर्थिक हित है उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक साथ चुनाव करवाना चाहिए। तीसरा तर्क है कि ये जो चुनाव होता है उसमें काले धन और भ्रष्टाचार पर जो है कि पैसा खर्च होता है। तो काले धन और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी, या दूसरे संदर्भों में कहें तो राजनीति के अपराधीकरण को रोकने में भी ये मददगार हो सकता है। होता क्या है कि एक जगह जब चुनाव हुआ और वहां पर क्या हुआ कि सरकार ने प्रयास किया कि वहां पर जो है कि ब्लैक मनी का योजना हो, तब तक दूसरे जगह क्या हो रहा होता, ब्लैक मनी जा रही होती है, उसका एक पूरा रूट बन रहा होता है और फिर उसका प्रयोग होता है। तो यह एक कहा जाता है, एक तर्क दिया जाता है। एक तर्क ये भी है कि बार बार चुनाव होने से जो राजनीतिक दल हैं और जो नेता हैं वो कई बार सामाजिक समरसता को भंग करने का प्रयास करते हैं, अर्थात उनको क्या है, वोट प्राप्त करना है, उस वोट को प्राप्त करने के लिए वह अनाप शनाप कुछ भी बोलते हैं और इसके वजह से सामाजिक समरसता क्या होती है, प्रभावित होती है। खासकर जब क्षेत्रीय जब चुनाव होते हैं तो उन क्षेत्रीय चुनाव में क्या होता है कि हर जगह के मुद्दे अलग अलग होते हैं, तो कई जगह ये जो मुद्दा है वो सांप्रदायिक हो जाता है। तो जब एक साथ चुनाव होंगे तो ऐसा कम होगा, ऐसा समर्थकों का कहना। अगला जो तर्क है वह है कि बार बार चुनाव से सरकारी जो कर्मचारी हैं और जो सुरक्षा बल हैं इनको ड्यूटी में लगाना पड़ता है। इससे क्या होता है, इनके कार्य प्रभावित होते हैं। उदाहरण स्वरूप देखा होगा आपने कि अध्यापकों को लगा दिया जाता है या जो सुरक्षा बलों को लगा दिया जाता है। अब हमारे देश में इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो सुरक्षा बल हैं उनका मेन उद्देश्य क्या है कि हमें हर प्रकार की जो है कि सुरक्षा प्रदान करें, तो कई बार ये प्रभावित होते हैं। दूसरा, अध्यापकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शिक्षा क्या है, एक महत्वपूर्ण राइट्स है हमारा और शिक्षा के ही द्वारा क्या करते हैं, नई जनरेशन का हम विकास करते हैं, उसको स्किल्ड करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी प्रभावित होता है। तो उनका कहना है कि बार बार चुनाव होते हैं, बार बार जो है कि अध्यापकों और जो सरकारी सेवक हैं उनको अपनी सेवाएं देनी होती हैं, एक बार हो जाएगा तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा।
एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव से क्या होती है, लोग कहना स्थिरता आएगी, निरंतरता बनी रहेगी और सुशासन जो है कि सुनिश्चित होगा। ये भी कहा जाता है कि मजदूरों और अन्य लोगों का जो है कि वो भी चुनाव में क्या करते हैं, अपने मत का प्रयोग करते हैं और करना भी चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि चुनाव के लिए उनको माइग्रेशन करना होता है, प्रवास करना होता है, और प्रवास करने से क्या होती है, कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, कई प्रकार के उनके खर्च होते हैं। तो उनका कहना है कि एक ही साथ चुनाव होगा तो 5 साल में एक बार चुनाव हो जाएगा। अब जो जहाँ पे लोग हैं वो अपना क्या करेंगे, वोटिंग कर लेंगे। बाद में अगर वो लौटते भी हैं तो 5 साल बाद आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो है कि हर जो है कि 2 साल 3 साल में ही आना पड़े, ऐसा एक तर्क दिया जाता है। प्रश्न आएगा, अगर तर्क इतने अच्छे हैं तो क्या विरोध में भी कुछ तर्क हैं? तो विरोध में तर्क तो और मजबूत हैं, थोड़ा सुनिए उनको। इस विचार के विरोध में पहला तर्क यह दिया जाता है कि इससे संघीय ढांचा प्रभावित होगा। संघीय ढांचे का मतलब क्या है कि केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं और वह जो अपनी सरकारें जो अपनी शक्ति का उपभोग करती हैं वह प्रभावित होगा। यह संसदीय लोकतंत्र के लिए घातक होगा। एक साथ चुनाव करवाने से क्या होगा, जो विधानसभाओं का कार्यकाल है वह उनकी मर्जी के खिलाफ जो है कि बढ़ाया और घटाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि एक जगह चुनाव हुए और वहां पर जब चुनाव हुए तो वहां पर यह हुआ कि 5 साल तक सरकार चलनी है, लेकिन 5 साल तक जब सरकार चलनी है उस सरकार में भी तो क्या हो सकते हैं, कई प्रकार के अंतर विरोध आ सकते हैं। अर्थात वो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कई बार आपने देखा होगा सरकारों को गिराते हैं, बनाते हैं, जैसा कि अभी कुछ समय आप कुछ राज्यों में देख ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर जब क्या होगा, उनके कार्यकाल को नहीं चाहते हैं वहां के चुने हुए लोग कि हम और लंबा शासन करें, वो चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तित हो, नया जो है कि जनादेश आए। और ऐसे में क्या होगा कि नहीं, जब 5 साल बाद कराना है तो उनको इंतजार करना होगा, या फिर वह ये चाहते हैं कि अभी चुनाव, मतलब लोकसभा के चुनाव आ गए, उनके चुनाव अभी नहीं हुए हैं, फिर भी उनको भंग कर दिया जा रहा है। उनको लगा कि नहीं, हमें तो और शासन करना था, हमें 5 साल के लिए जनादेश मिला होता। तो इस प्रकार की दिक्कतें आएंगी और कहीं ना कहीं ये जो दिक्कतें हैं काफी जटिल हैं। कारण यह है कि हमने जो संसदीय लोकतंत्र अपनाया है उसमें राज्यों को भी अधिकार दिया है और केंद्र को भी अधिकार दिया है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो हम कहते हैं कि प्रशासनिक रुकावटें आती हैं, उस समय तो ज्यादा आएंगी जब क्या होगा कि राज्यों की बिना मर्जी के समय से पहले, समय के बाद, या जब भी चुनाव करवाया जाए उसमें राज्य कुछ नहीं होगा, एक समय क्या है फिक्स है, उसी समय चुनाव करवाया जाए। तो पहला तर्क तो है। दूसरा तर्क यह है कि संविधान के अनेक ऐसे प्रावधान हैं जिनके कारण यह व्यवहारिक नहीं हो पाएगा। जैसे कुछ प्रावधानों पर हम नजर डालते हैं। संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है, और अनुच्छेद 3 के तहत कोई नया जो राज्य बनाया जा सकता है वहां पर क्या होगा, अलग चुनाव कराने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर हम सिक्किम के संदर्भ में समझें, सिक्किम को हमने, तो सिक्किम को जो हमने अब जो है कि शामिल किया, फिर हमने चुनाव करवाया, तो क्या करेंगे, कोई हम राज्य बनाते हैं किसी बड़े राज्य को किसी हिस्से में बांट के, तो हम क्या इंतजार करेंगे 5 साल बाद जब चुनाव होंगे तभी होगा। तो कई प्रकार की ये भी दिक्कतें हैं। दूसरा है कि जो अनुच्छेद 85 का सब क्लॉज 2 का सब क्लॉज बी है, इसके तहत राष्ट्रपति को अधिकार है लोकसभा को वो क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। ठीक इसी तरह से राज्यपाल को भी अधिकार मिला हुआ है अनुच्छेद 174 के सब क्लॉज 2 के सब क्लॉज ख के तहत, कि वह क्या कर सकता है, विधानसभा को 5 वर्ष से पहले भंग कर सकता है। तो पहले आपको क्या करना होगा, इसमें भी चेंज करना होगा। अर्थात जो राष्ट्रपति को यह अधिकार मिला हुआ आर्टिकल 85 के सब क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी में, इसमें परिवर्तन करना होगा कि वह भंग ही ना कर सके। ठीक इसी संदर्भ में आपको जो गवर्नर को अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 174 के सब क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी में, उसको भी चेंज करना होगा। ठीक इसी तरह से आर्टिकल 356 में भी आपको क्या करना होगा, परिवर्तन करना होगा, क्योंकि इसके माध्यम से राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति शासन लगा लेता है। और राष्ट्रपति शासन लगाने का मतलब क्या है कि वहां की जो चुनी हुई सरकार वो सही से कार्य नहीं कर रही थी, तो इसमें भी आपको परिवर्तन करना होगा। तो कुल मिलाकर संवैधानिक अड़चनें भी हैं। तीसरा जो तर्क दिया जाता है इसके खिलाफ वो यह है कि एक साथ चुनाव करवाने पर राष्ट्रीय मुद्दों के सामने जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो क्या हो जाए, गौड़ हो जाएंगे। अब आप सोचिए कि एक जो है कि वोटर है, जो ज्यादा जो है कि लिटरेट नहीं है, उसका जो पॉलिटिकल जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा मेच्योर नहीं है, तो एक ही समय अगर उसको कहा जाए कि आपको केंद्र के लिए भी, राज्य के लिए भी आपको चुनाव करना है, तो हो सकता है वह इतनी मजबूती के साथ क्या करें, वह डिसाइड ना कर पाए। तो इससे क्या होगा, उसका मत प्रभावित होगा। ये तीसरा तर्क दिया जाता है।
चौथा तर्क यह दिया जाता है कि जनता और जनप्रतिनिधियों के जो आपसी जुड़ाव है वह क्या होगा, प्रभावित होगा। इन चुनावों से अर्थात जब बार बार चुनाव हो रहे होते हैं तो क्या होते हैं, प्रतिनिधि जनता के बीच जाते हैं और इस तरह से प्रतिनिधियों और जनता के बीच में जो है कि एक संबंध बना रहता है। जब 5 साल में होगा तो एक बार जो है चुनाव जीत गए, उसके बाद वो अगली बार ही क्या होंगे, जाएंगे। आपने अभी भी देखा होगा कई बार कई सांसदों और विधायकों के संदर्भ में आता है कि एक बार जीतने के बाद वह दूसरी बार तभी जाते हैं जब उनको वोट मांगना होता है। तो लोगों का कहना है कि यह जो है कि गलत परंपरा होगी। ऐसे तो क्या होगा, केंद्र में और विधानसभा में एक ही साथ चुनाव होंगे और फिर उसके बाद उस क्षेत्र को देखने वाला कोई नहीं होगा। तो ये क्या है, काफी खराब कंडीशन है। कहा जाता है कि इससे क्या होगा, जो जनप्रतिनिधि है वो निरंकुश बन जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि 5 साल बाद ही अब कुछ भी होने वाला है। और इस तरह से अगर लोगों का और प्रतिनिधियों का एक गैप बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र की भावना है वो क्या होगी, कमजोर होगी। इसके साथ एक और जो है कि चुनौती है कि एक साथ चुनाव करवाने के लिए बड़ी संख्या में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की आवश्यकता होगी, जिस पर जो है बहुत बड़ा खर्च करना। अभी हमारे पास जो ईवीएम मशीनें हैं या जो वीवीपैट मशीनें हैं हमारे पास उतनी संख्या में नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जितनी हमारे पास मशीनें हैं उसके लगभग डबल हमको चाहिए होंगी। और ये जो मशीनें होती हैं सामान्यतः इनका जो जीवन काल होता है 15 वर्ष का होता है। हर 15 साल के बाद हमें बड़ी रकम इस पर खर्च करना होगा। फिर आगे कहा जाता है, भारत जैसे विशाल देश में एक चुनाव कराने से पूरा देश एक साथ ठप हो जाएगा। मान लेते हैं कि आप लोकसभा और जो विधानसभा चुनाव है एक साथ करवाते हैं तो पूरा जो 2-2.5 महीने का समय है पूरा देश क्या होगा, एक तरह से ठप हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि इस प्रकार तो क्या होगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि पूरा देश जहां है वो रुक गया। ऐसे में क्या होता है, एक जगह चुनाव चल रहा होता है, बाकी गतिविधियां चल रही होती हैं, आर्थिक कार्य चल रहे होते हैं किसी राज्य के संदर्भ में ही, तो क्या होता है, आचार संहिता लगता है। या लोकसभा के संदर्भ में हो रहा होता है तो राज्य सरकारें अपना बहुत कुछ कर रही होती हैं। तो कई प्रकार के यहाँ पे तर्क दिए जाते हैं। तो इससे क्या होगा, कहा यह जा रहा है कि एक साथ ऐसा जो है कि पूरा ठप पड़ जाए प्रशासनिक कार्य जो है कि निर्माण कार्य, उससे जरूरी है कि इस तरह से जैसे चुनाव हो रहे हैं इसको इसी रूप में होना चाहिए। एक जो है कि तर्क ये भी दिया जाता है कि क्या होगा कि भारत में क्या होता है, बहुत बड़े लोगों को, बहुत बड़े समूह को क्या होता है, जो बार बार होने वाले चुनाव हो उसमें रोजगार मिलता है। तो ये जो रोजगार का मुद्दा है ये भी एक प्रमुख कंसर्न है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस समय क्या है अपनी सेवाएं देते हैं। एक साथ इसके साथ ये जो चुनाव करवाने की ये जो परंपरा है इसके खिलाफ ये भी तर्क दिया जाता है कि चलिए ठीक है, एक साथ चुनाव अगर करवा भी ले जाते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि सरकारें स्थिर रहेंगी। केंद्र के स्तर पर भी सरकार गिर सकती है, राज्य के स्तर पर भी सरकारें गिर सकती हैं। तो जब सरकार गिरी तो फिर से क्या होगा, एक जगह सरकार गिरी तो क्या पूरे देश में फिर से चुनाव करवाना होगा। कई प्रकार की जटिलताएं अभी। तो प्रश्न आएगा आगे की राह क्या। तो हमारे देश में संविधान तथा संवैधानिक प्रावधान क्या है, सर्वोपरि हैं। इसके लिए लोगों का समर्थन, राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करना होगा और इसके लिए क्या करना होगा, संवैधानिक संशोधन करने होंगे। अर्थात हम कोई भी जो चुनाव की प्रक्रिया में परिवर्तन लाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लोगों का उस पर मत जानना होगा, ये पूछना होगा कि हम भारत के लोग उसको चाहते हैं कि नहीं। फिर ये आएगा कि जो राजनीतिक दल हैं वह क्या इसके लिए तैयार हैं, उनमें सहमति है कि नहीं। और फिर सब कुछ हो जाता है तब हमें क्या करना होगा, पहले संवैधानिक संशोधन करना होगा, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमारे यहाँ हमें यह भी समझना होगा कि प्रारंभ में जो चुनाव एक साथ प्रारंभ हुए उसमें सरकारें नहीं गिरी थी। 1967 पर केंद्र और राज्य तक अगर देखा जाए तो कांग्रेस की लगभग सरकारें होती थी, गिरती नहीं थी। अब चूंकि सरकारें गिरती हैं और उन सरकारों के गिरने के पीछे कारण यह है कि अब जो हमारे राजनेता हैं, जो हमारा पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो क्या करते हैं, सरकारों को स्थिर करते हैं। हमारे यहाँ जो प्रेशर ग्रुप है उनका प्रभाव बड़ा है, जो हमारे यहाँ जो हितधारक हैं उनका प्रभाव पड़ा है, जनता भी जागरूक हुई है, आंदोलन भी बढ़े हैं। तो ऐसे में हमें यह समझना होगा कि दरअसल सिर्फ हमें यह एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरी तरह से पॉलिटिकल लिटरेसी को बढ़ाने की जरूरत है और हर क्षेत्र में कार्य करने की जरूरत है। तभी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सही रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ साथ मतदाताओं को क्या करना होगा, उन्हें शिक्षित करना होगा और इसके लिए एक कंटिन्यूस हमें प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता है।
और उसके बाद ही इसको क्या किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जाता है। इसके अलावा जो जनप्रतिनिधित्व के कानून है उसमें सुधार करने होंगे, जैसे दल बदल के कानून आपने देखे होंगे। काले धन पर हमें रोक लगानी होगी ताकि लोगों का भरोसा बना रहे कि ठीक है, हम जिस व्यक्ति को चुनेंगे 5 साल के लिए वो अच्छा व्यक्ति होगा, अच्छे तरीके से सरकार करेगा। जो राजनीति का जो अपराधीकरण तेजी से बढ़ रहा है इसको रोकना होगा। ऐसा ना हो कि जो है कि क्या हो कि जो अपराधी हैं वो राजनीति में प्रवेश करके उस सत्ता पर काबिज हो जाए, केंद्र पर भी और जो है कि राज्य विधानसभा में, तो ये दिक्कत हो जाए। तो कुल मिलाकर इस विचार को मूर्त रूप देने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कई प्रक्रियाओं को अपनाकर आगे बढ़ना होगा, तभी हमने जितनी चुनौतियां बताई उनको हम टेकल कर सकते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा क्या है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।